अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मॉर्निंग स्पॉट विद बिलाल खान में आपको खुशामदीद कहेंगे। और आज ये जो चेहरे पे मुसरत और जो चेहरे पे खुशी है, ये सिर्फ तमाम पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तानियों का जो जज्बा है, जो जोश है और जो हुब्बुल वतनी है। आप किसी भी रंग, नस्ल या फिर ज़बान बोलने वाले हों, लेकिन मैंने हमेशा एक बात नोट की है अपनी ज़िंदगी की 3 दिहाइयों के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिहाइयों से ऊपर उम्र अल्लाह ताला ने दे दी है। तो इस 3 दिहाइयों के अंदर ये चीज़ हमने नोट की कि आप इंटरनल मामला किसी भी चीज़ पर हों, चाहे पॉलिटिकल आपकी कहीं पे भी एफिलिएशन हो, लेकिन जब बात आती है वतन पर, जब बात आती है पाकिस्तान पर, जब बात आती है सब सिलाली परचम पर, जब बात आती है हमारे जवानों पर जो बॉर्डर्स पे खड़े हुए अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं, जब बात आती है हवा में उड़ने वाले शाहीनों पर, जब बात आती है समंदर में गोता लगाने वाले जवानों पर, तो फिर हम देखते हैं कि ये पूरी कौम यकजा हो जाती है। फिर ना सिंधी होता है, बलोची होता है, पंजाबी होता है, गिलगिती होता है, कश्मीरी होता है या फिर पठान होता है, फिर एक पाकिस्तान होता है और फिर सिर्फ पाकिस्तानी होते हैं। इसी का मुजाहरा हमने देखा कि जब बुज़दिल भारत ने बुज़दिली का मुजाहरा किया और पहलगाम अटैक को निशाना बना दिया कि ये पाकिस्तान की जानिब से किया गया है, पाकिस्तानी सपोर्टेड ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से किया गया है, जब उसका खुलासा उनके अपने मेजर्स ने, अपने कर्नल ने, उनके अपने आर्मी चीफ ने या फिर उनकी हुकूमत ने किया, तो वो भौंडा मजाक एकदम से सामने आया और वो पूरी दुनिया के अंदर जग हसाई बनी। चाहे वो इंटरनेशनल मीडिया हो, चाहे वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हो, उसमें हंसी की एक जो है वो लहर दौड़ पड़ी और कहका लगाया कि ये कौन सा ब्लंडर जो है वो इंडियन गवर्नमेंट ने और इंडियन यूनिफॉर्म इदारों ने ये एक मजाक किया है। और पाकिस्तान ने लेकिन इस मजाक को बड़ा सीरियसली लिया और पाकिस्तान की जानिब से और DGISPR की जानिब से जो ब्रीफिंग दी गई वो बड़ी काबिल गौर थी। उसमें बहुत सारी चीज़ों को बड़ा क्लियर एक मैसेज दिया कि अगर अब कोई छेड़खानी की गई और अब अगर कोई पंगा लिया गया तो फिर उसके बाद अब चाय तो पिलाई जाएगी जिस चाय का इनको इंतज़ार होता है, लेकिन चाय के साथ साथ बहुत सारे मामला तब्दील हो जाएंगे। अच्छा, एक मामला है, मैं आपको बताऊं कि ये कौम ना इतनी ज़बरदस्त कौम है, इतनी ज़बरदस्त कौम है, मतलब यू कांट इवन रिप्लेस इट। आप नहीं कर सकते उसको। पूरी दुनिया में जाके एक तो नाम ये रोशन करते हैं, लेकिन जब ये जंग छिड़ी, हम पहली वाहिद कौम है, पाकिस्तानी कौम, कि जो जंग का खैर मकदम कर रहे थे, जंग का इंतजार कर रहे थे कि आओ लड़ने का अगर तुम्हारे अंदर जज्बा भी है ना जरा सा, तो हम तुम्हें अपना जज्बा बताते हैं। मीम्स की एक पूरी दुनिया आबाद हो गई और इंतजार किया जाने लगा कि अब सामने से वो जो गीदड़ बपकियां थी वो जवाब कैसे आएगा, वो किस तरह से अटैक करेंगे, क्या करेंगे। अब भारत इस इंतजार में बैठा हुआ है कि अरे हमने तो एक छोटी सी चिंगारी जलाने की कोशिश की थी, लेकिन ये कौम तो तैयार बैठी हुई है। इनके पास डेटरेंस के लिए असला भी मौजूद है, डेटरेंस के लिए तमाम टेक्नोलॉजी भी मौजूद है, तमाम चीज़ें मौजूद है, लेकिन इनके पास एक चीज़ है जो पूरी दुनिया में किसी कौम के पास नहीं है, वो है जज्बा, जज्बा हुब्बुल वतनी। और इसी जज्बे से मैं स्टार्ट करूंगा आज का मॉर्निंग शो, और एक जज्बे से सरशार शख्सियत जिसने अपनी पूरी सर्विस के दौरान पाकिस्तान के नाम की अपनी पूरी सर्विस, न सिर्फ पूरी ज़िंदगी की, लेकिन हमने ये देखा कि आफ्टर रिटायरमेंट भी वो अभी तक इदारों के लिए, मुल्क के लिए, मुल्क की सलामती के लिए काम करते हैं। और जब भी बात आती है मुल्क की दिफा के लिए, तो चाहे सुबह के 10 बज रहे हों, चाहे रात के प्राइम टाइम के शोज़ हों, उसके अंदर ये बैठे नजर आते हैं। हमारे बड़े प्यारे जो है वो गेस्ट हैं और हमारे बड़े खूबसूरत पैनलिस्ट हैं। एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब दिफाई तज़कियाकार। खालिद साहब, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वालेकुम सलाम बिलाल खान साहब, एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू आल्सो, एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। सर, इट्स अ प्लेजर टू हैव यू ऑन बोर्ड। मैं ज़रा जानना चाहूँगा कि इतनी एक कशीदगी का माहौल है, गर्मा गर्मी है, भारत की जानिब से बार बार जंग की बातें की जा रही हैं, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि वो चाय पीने की तलब है उनको। तो मेरा तो कप रेडी है, मैं देख रहा हूँ आपका भी वहाँ पे कप रेडी है, तो चाय तो हमने तैयार कर ली, ये भारतीय है कहाँ? मैं वैसे इत्तेफाक से चाय पी रहा था और इस चाय का उस चाय से आपके वाली और मेरी चाय का उससे बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए दैट्स ऑन द लाइटर नोट। पाक फ़ज़ाइया जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह रिटायरमेंट मुझे काफ़ी साल हो गए, लेकिन मैं अभी भी अपने शौक में पाक फ़ज़ाइया पर ख़ास तौर पर कायद आज़म की लीडरशिप पर अभी भी डॉक्यूमेंट्रीज बनाता हूँ पिछले 5-6 साल से अपने खालिद चिश्ती के नाम से। मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मुझे पाक फ़ज़ाइया के
मैनेजमेंट और तमाम लीडरशिप की तरफ से इजाजत मिलती रहती है ऑफ एंड ऑन पाक फ़िज़ाइया के एयर बेसिस पर विजिट करने की, उनके पायलट्स, इंजीनियर्स, टीम, एयर डिफेंस कंट्रोलर सबसे मिलने की। और मुझे बताते हुए बहुत इत्मीनान और खुशी हो रही है कि पाक फ़िज़ाइया इस वक्त हाईएस्ट स्टेट ऑफ रेडीनेस पे ना सिर्फ पहले थी बल्कि इस वक्त डिप्लॉयड भी है। एंड स्टार्टिंग फ्रॉम जो हमारे बर्फपोश पहाड़ हैं उनकी बुलंदियों से लेकर आपके साहिल समंदर के डीप इनसाइड तक पाक फ़िज़ाइया ना सिर्फ मौजूद है बल्कि हवाओं में अपनी मौजूदगी का दुश्मन को एहसास भी दिला रही है, ना सिर्फ दिन को बल्कि रात को 24 घंटे। ठीक है खालिद साहब, जरा कुछ चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करना चाहेंगे क्योंकि आपको पूरा पाकिस्तान इस वक्त देख रहा है और जो एक जज्बा है लोगों का वो भी हम देख रहे हैं कि बढ़ता चला जा रहा है। एक डर हुआ करता था पहले कि भाई वॉर हो जाएगी दूसरी अक़वाम के अंदर, दूसरी नेशंस के अंदर, लेकिन हमारी नेशन में तो ये डर ही नहीं है कि जंग कब कैसे कहाँ शुरू होगी। वो कहते हैं कि अगर शुरू होगी तो एक एक शख्स खड़ा हो जाएगा। ये जो जज्बा है, इस जज्बे को ज़रा अपने यूनिफॉर्म के अंदर जाके वो जो एक टेलीस्कोप लगाते हैं, वो जो माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस होता है एक जवान का, वो ज़रा आप सामने रखिएगा। देखिए बिलाल, हम जो पाक फ़िज़ाइया में हैं या पाक फौज में होंगे या बहरिया में होंगे, हम बेसिकली आप कौम का एक्सटेंडेड आर्म होता है, जो एक किस्म का जिसके हाथ में वेपन होता है। हम वही एग्जिबिट कर रहे होते हैं और वही दिखा रहे होते हैं जो आपके चेहरों पर होता है, और वही उम्मीद पर पूरा उतरना चाहते हैं जो आपके ज़हनों पे हमारे बारे में होती है। पहली बात तो यह है, हम कहीं और से नहीं आते, हम आपसे जुड़े होते हैं, ये कौम से जुड़े होते हैं। और रेसिप्रोकल भी है, जितनी फोर्सेस की तैयारी ज्यादा होगी, जितनी साउंड होगी, कॉम्प्रिहेंसिव होगी, हमारी ट्रेनिंग अच्छी होगी, वॉर टाइम से पहले हमने तैयारी कर ली होगी, उतना ही कौम इत्मीनान पाएगी हमारे वसीले से। तो ये बॉन्ड है। तो जब आप ये कहते हैं कि ये कौम बड़ा इजी लेती है, तो वो दोनों को क्रेडिट जाता है इस सेंस में कि आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि पाक फ़िज़ाइया हाईएस्ट स्टेट ऑफ रेडीनेस पे है, इस वक्त डिप्लॉयड है, हवाओं में है। मेरी सुबह 4 बजे तक बात हुई थी जो लोग कंसर्न है टॉप मैनेजमेंट और लीडरशिप की, एंड अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के कोने कोने में इस वक्त ना सिर्फ फिजाओं में हम लोग मौजूद हैं बल्कि उसका दिफा कर रहे हैं, और किसी भी मिस एडवेंचर इंशाल्लाह ताला होगा का जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखते हैं इंशाल्लाह। तो इस पे मैं आपको श्योर कराना चाहता हूं इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला की ब्लेसिंग के बाद पाक फ़िज़ाइया मायूस नहीं करेगी इंशाल्लाह। पाक फ़िज़ाइया ने कभी भी मायूस नहीं किया, चाहे वो जितने भी आपके फाइटर जेट्स उड़ाने वाले फाइटर्स हों, जवान हों, पाक फ़िज़ाइया ने हमेशा जो है वो निशाना ताक के लगाया है, और ऐसा निशाना लगाया है कि वो जो सामने दुश्मन मुल्क के फाइटर्स होते हैं वो ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आया ये ट्रेनिंग कहाँ से लेते हैं। और अभी हमने देखा कि कल ही के दिन एक स्पाई ड्रोन था जो कि भारतीय ड्रोन था, उसको भी मार गिराया। व्हाट डू यू वांट टू से कि इस वक्त जंगी सूरत हाल है, तैयारी तो हमारी पूरी है, वहां से क्या इस वक्त टफ माहौल दिया जा रहा है क्या? देखिए, मैं थोड़ा सा हैरान भी हुआ हिंदुस्तान की स्ट्रैटेजी पर। ये तो शादियों वाले ड्रोन हैं जो भेजे जा रहे हैं। पाक फ़िज़ाइया के पास तो आर्म ड्रोन हैं जो वेपन कैरी करते हैं और ऑलमोस्ट जेट फाइटर और बॉम्बर जितना लोड कैरी करके ले जाते हैं, जो पाक फ़िज़ाइया की लीडरशिप ने, जो प्रेसिडेंट क़यादत है, पाकिस्तान एयरफोर्स चीफ जो इस वक्त हैं, उन्होंने फोर्सी किया था कि ये सब कुछ होगा, और ये बहुत पहले हमने तैयारी कर ली थी। हमारे पास अनमैन्ड एरियल व्हीकल UAVs हैं जो बहुत लीथल हैं, बड़ी एक्यूरेट है, और जिनका पता भी नहीं लगता, बिकॉज फाइटर जहाज जब जमीन के करीब आके जब बमबारी करता है उसकी आवाज आती है, उसके बॉम्ब्स का इफेक्ट नजर आता है आपको। लेकिन ये जो हमारे पास अनमैन्ड एरियल व्हीकल जिसको UAV जो आमतौर पे समझने के लिए ड्रोन्स कहते हैं, वो हमारे बहुत बुलंदियों पर 30-40 हजार फुट पर उड़ते हैं, पंखे जैसे जहाज लगे होते हैं उनपे जिनकी आवाज जमीन तक नहीं पहुंचती। तो इट्स अ टोटल सरप्राइज एंड टोटल एक्यूरेसी एंड टोटल लिथैलिटी। तो ये ड्रोन तो बच्चों वाला खेल है। मेरा ख्याल है इससे निकल के खेलना चाहिए अगर कोई खेलना है तो। पाक फ़िज़ाइया इस वक्त मोर देन रेडी है, इस वक्त विद हाईएस्ट पॉसिबल इफेक्टिवनेस, नॉट ओनली मैन्ड बट अनमैन्ड ऑल्सो, जो हमारा बहुत एज है। पिछले दिनों मैं एक इंडियन जनरल को सुन रहा था, वो अक्सर टीवी पर आए होते हैं, मैं उनका नाम भी नहीं लेता जी जी। वो अपनी हुकूमत को और फौज को बड़ी बुरी तरह डांट रहे थे और कह रहे थे कि ये कहां सोए रहे इतना अरसा, जब पाकिस्तान एयरफोर्स अपने लिए अनमैन्ड एरियल व्हीकल और आर्म ड्रोन खरीद रही थी, तो हम सोए रहे, हमने पैसे कहां खर्च दिए, इतने 65 बिलियन खर्च दिए, 9 बिलियन का राफेल खरीद लिया,
तो अनमैन्ड एरियल व्हीकल क्यों नहीं खरीदे, जिससे ना नुकसान होता है, एक्यूरेसी भी होती है, टोटल सरप्राइज भी होता है। यानी अब इस स्टेज पर जब पाकिस्तान की तैयारियां और डिप्लॉयमेंट देखकर हिंदुस्तानी हुकूमत और खास तौर पर जो मिलिट्री एनालिस्ट है वो रियलाइज कर रहे हैं कि हम इतना पीछे क्यों रह गए इस टेक्नोलॉजी में, जबकि पाकिस्तानी फोर्स इतना आगे जा चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अगर डेटरेंस की बात करें तो पूरी दुनिया के अंदर हम ये देखते हैं कि जो अक़वाम एक दूसरे से कंपटीशन में होती हैं, मद्दे मुकाबले होती हैं, तो वो अपने वेपन जो है वो ज़्यादातर अपडेट रखती हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि चाइना ने जो PL-15 दिए हैं, जो जेफ थंडर के अंदर फिट हो जाता है मिसाइल और 200 किलोमीटर तक ताक के मारते हैं, इससे बड़ी एक परेशानी जो है वो पैदा हो गई है। आप क्या कहेंगे कि इंडिया की जो परेशानी है इस पर जरा सा मैं चाहूंगा आपका कमेंट आ जाए, एक्सपर्ट कमेंट आ जाए। देखिए, ड्यू पॉलिसी, खुदा खास्ता मैं अगर इंडियन होता या इंडियन कमांडर होता मिलिट्री का, तो मैं भी बहुत परेशान होता अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, क्योंकि राफेल खरीदा ही बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल और मेटियोर और दूसरे मिसाइल जो उस पर लगे हुए हैं उनकी एडवांटेज के लिए लिया गया था कि वो 150 किलोमीटर तक फायर करेगा तो पाकिस्तान को समझ भी नहीं आएगी ये मिसाइल कहां से लगा है हमारे पास। हमने अल्हम्दुलिल्लाह J-10C जहाज रिकॉर्ड मुद्दत में प्रेजेंट लीडरशिप ने ना सिर्फ खरीदे बल्कि डे एंड नाइट ऑपरेशनलाइज भी उनको किया, और उससे भी बढ़कर JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जहाज जो पाकिस्तान में बन रहे हैं उनको भी इंडक्ट किया रिकॉर्ड मुद्दत में, और वो हमारे पास इस वक्त भी वही मिसाइल कैरी कर सकते हैं PL-15 जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, और ये रेंज हम हिंदुस्तान के मिसाइल से 30 से 40 किलोमीटर बड़ा कंफर्टेबली ज्यादा है। जिस उनके वॉर प्लानर्स इस वजह से परेशान है कि राफेल की कंप्लीट एडवांटेज खत्म कर दी इन्होंने, बिकॉज इससे पहले कि राफेल इवन लॉक करेगा इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान मिसाइल उस तरफ हेड करना चाहिए। ठीक है, अच्छा खालिद साहब, जरा कुछ टेक्निकल चीजों पे बात करें हम कि अभी तक तो खैर किसी के पास भी नहीं है, PL-15 पाकिस्तान को मिला है चाइना की तरफ से, ठीक है। इंडिया ने भी बड़ी तैयारी करके रखी है, क्योंकि आलमी दुनिया में के अंदर अगर हम देखें तो वो वेपन की ट्रेड होती रहती है, चीज़ों को अपडेट करता रहता है। हेलीकॉप्टर्स की बात कर लें, मिसाइल्स की बात कर लें, थंडर जेट्स की बात कर लें, हम अगर खुद को रेट करें, जज्बा तो खैर हमारा पूरी दुनिया के अंदर सारी कौमों से ज़्यादा ही है, मैंने देखा और पर्सनली ऑब्जर्व भी किया, और एक यूनिफॉर्म घराने से ताल्लुक होने की वजह से ये चीज़ें बचपन से देखते आ रहे हैं। अगर हम टेक्निकल वेपन आइटम्स की बात करें तो हम खुद इस वक्त कहाँ पे खड़े हैं? देखिए, तारीख गवाह है कि पिछले 77-78 सालों में वेपन टू वेपन हम कभी भी मैच नहीं कर पाएंगे, और ना हम कर सकते हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस, वाला एक डिस्कशन हो जाएगी। ठीक है, हमने जब भी मैच करना है या काउंटर करना है और दुश्मन को एक सबक सिखाना है, न्यूमेरिकली सुपीरियर होके हमारी चॉइस ही नहीं है। हमारे पास चॉइस है नंबर 1 बेटर ट्रेनिंग, नियर रियल वॉर लाइक ट्रेनिंग, नंबर 1 जिसका मैं आपको श्योर कर सकता हूं। नंबर 2 है क्विक एंड फास्ट डिसीजन मेकिंग, जो हमारी फैसला साजी, और नंबर 3 है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है नेटवर्किंग ऑफ दीज एसेट्स। देखिए, आजकल जो टेक्नोलॉजी इतनी तेज आगे निकली है कि स्टैंड अलोन एक फाइटर जहाज, एक A2A रिफ्यूलर, एक एयरबोर्न अर्ली वार्निंग, एक इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग वाला जहाज, और ये ड्रोन्स, ये सारे अलग-अलग इंडिपेंडेंट नहीं उड़ सकते, ये इंटीग्रेटेड होती है। जैसे ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट में दर्जनों जहाज इकट्ठे उड़ रहे थे बट इंटीग्रेटेड थे, हर एक को अपना रोल पता था कि मैंने इस वक्त क्या करना है। तो ये नेटवर्किंग और सिनर्जाइजेशन की वॉर है जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत लीड है। हमारा हर वेपन सिस्टम कनेक्ट हो सकता है इंक्लूडिंग JF-17 J-10C, और सबसे ये बात ना भूलें कि ये सिस्टम हमने खुद डेवलप किया ना, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, और इसके अंदर हमारे जो पहले से मौजूद जहाज हैं जो 42-43 साल से हमें स्क्रीन उड़ा रहे हैं और तकरीबन 60 साल से मिराज तैयारे उड़ा रहे हैं, वो भी इस सिस्टम में उसी तरह इंटीग्रेट होते हैं जिसके आज मोस्ट मॉडर्न जहाज जो पाकिस्तान के न्यूली इंडक्टेड है वो भी इंडक्ट होते हैं। तो इट्स लाइक अ टीम। तो इंशाल्लाह ताला ये टीम ही चलेगी, चाहे वो जमीन पे हो, समंदर में हो या हवा में हो। ठीक है, अच्छा खालिद साहब, आपकी मौजूदगी का जरा फायदा उठाना चाह रहा हूं क्योंकि व्यूअर्स, हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया भी हमारा इस वक्त एक्टिव हुआ हुआ है और बहुत सारे सवालात सामने आ रहे हैं, तो आप इस वक्त एक्सपर्ट राय दे सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं। ये जो मोदी, बावला मोदी है, ये बार बार ये जो बातें कर रहा है कि हमने गिलगित बल्तिस्तान के थ्रू जो है बलूचिस्तान तक जाना है, ऐसा लगता है कि कोई एक प्लान जो है वो उसने बनाया हुआ, बार बार हमला करने की बातें की जा रही हैं। ये जस्ट इंडिया के पास तो इतना ना दिमाग है, ना इतनी उनके पास टेक्नोलॉजी जो है वो यूज़ करने के तरीके कार है, ना जज्बा है कि वो ये प्लान रख सकते थे। ये किसी और का प्लान है, किसी और की जबान तो नहीं बोली जा रही है कहीं?
जुबान किसी की भी बोली जा रही हो, मुझे मेरी ख्वाहिश है कि कोई उनको जगा दे ख्वाब में से। अच्छा। क्योंकि हाँ। फारूक अब्दुल्ला कश्मीरी लीडर है, हिंदुस्तान की तरफ है। वो कहते हैं, पिछले दिनों एक जनरल साहब, एक इंडियन जनरल थे आर्मी के, हाँ। उन्होंने एक सेमिनार में सवाल किया उनसे, तो उन्होंने बड़ा सख्ती से जवाब दिया कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, उसकी फोर्सेस 6-7 लाख आर्म्ड फोर्सेस हैं और न्यूली इंडक्टेड मॉडर्नाइजेशन हो चुकी है, स्पेशली एयरफोर्स में तो बहुत ज्यादा हो चुकी है, जिसका मैं प्रीव्यू हूं। तो फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि जागो और पाकिस्तान को मलिया मेल्ट करना और सबक सिखाना और दांत तोड़ देना, इससे आगे निकलो, उसको हकीकत मानो, क्योंकि वो न्यूक्लियर पावर भी है उससे ज्यादा, सबसे बढ़कर, और इसी खित्ते को न्यूक्लियराइजेशन और तबाही से बचाने के लिए, जिसके अंदर तकरीबन 2.25 अरब लोग बसते हैं। तो वो अब फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, उन्हीं की बात सुन ले। मैं तो ये सजेस्ट करूंगा, जो कह रहे हैं कि ये रियलिटी है, इसको रियलिटी को जितना जल्दी मान लेंगे उतनी शर्मिंदगी कम होगी। मेरा तो इस पे मानना ही है। सर एक बात बताएं मुझे, आपने पूरी ज़िंदगी अपनी सर्व की है पाकिस्तान के लिए और आप एक माशाल्लाह बहुत अच्छे और एक बड़े रैंक पर फाइज हैं। सवाल ये है कि इतना ज़बरदस्त सिक्योर्ड किया हुआ एरिया, इतनी ज़्यादा फोर्सेस डिप्लॉय की हुई हों, इंटेलिजेंस नेटवर्क के ऊपर ये सीना तान के खड़े होते हों, ये कितना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है और कितना एक भोंडा मजाक है कि आपके जो सरजमीन है, आपकी जो टेरिटरी है, उसके अंदर दहशत गर्दाना जो हरकतें हो रही हैं, जो मामला देखे गए, आप उसको काउंटर करने के बजाय, उसको सिक्योर करने के बजाय, अपनी कौम को एक जवाब देने के बजाय कि हमसे एक फेलियर हो गया है, हमारे साथ एक मजाक हुआ है जो कि हमने खुद ही किया है अपने इलेक्शंस को या चीज़ों को सिक्योर करने के लिए, उसके बाद आप पड़ोसी मुल्क के ऊपर डाल देते हैं। पड़ोसी मुल्क यानी कि बड़ा तगड़ा है ना, ये पाकिस्तान बड़ा तगड़ा है कि आप बहुत बड़ा इल्ज़ाम भी डाल रहे हैं। तो इल्ज़ाम डालने के लिए आपने देखा कि सामने वाला दुश्मन भी मजबूत होना चाहिए, ताकि लोग हंसे नहीं, कह रहे यार ये थोड़ी कर सकते। आज ये दुनिया कह रही हाँ यार, अगर इन्होंने किया है तो ये कुछ सोचना पड़ेगा। ऐसा ही है। देखिए, अगर हम दुनिया में अपने नेबर्स तो नहीं बदल सकते, लेकिन अगर बदल सकते तो हम दुआ करते कि हमें कोई ग्रेसफुल और डिग्निफाइड नेबर अता करता। वेरी गुड। लेकिन क्योंकि नहीं बदल सकते हम, तो उनको ये रियलाइज करना चाहिए कि चाहे ये स्टेज मैनेज उन्होंने खुद किया है, जिसपे तो इंतहाई उनको एक डिस्ग्रेसफुल एक्ट है, अपने लिए कर खुद करें, और अगर ये सिक्योरिटी फेलियर है तो दोनों शर्मिंदगियां उन्हीं की इन हाउस ही बनती हैं, बॉर्डर पार नहीं बनती हैं। अब रिसेंटली हमारा जाफर ट्रेन का एक इंसिडेंट हुआ, अनफॉर्चुनेटली। हमने चंद मिनटों नहीं, चंद घंटों नहीं, चंद दिनों नहीं, चंद महीने, चंद हफ्ते गुजर गए हैं, अभी तक ये नहीं स्पेसिफिकली नाम लिया कि वहां से निकले थे टेररिस्ट। मैं अक्सर लोगों को कहता हूं कि अगर आपको 15 मिनट बाद पता लग गया था कि 2 पाकिस्तानी और 2 कश्मीरी थे, उनके डिफेंस फोर्सेस के लोगों ने कहा कि 2 पाकिस्तानी थे, 2 कश्मीरी थे, तो अगर आपकी इंटेलिजेंस इतनी स्मार्ट है कि उधर आप अभी डेड बॉडीज उठा रहे हैं और आपको पता लग गया, तो आप 15 मिनट पहले पता लगा लेते। वो क्यों नहीं पता लगता? हमेशा यही क्यों होता है कि जब हो जाता है तो आपने एक फोटोकॉपी किया हुआ हर एक को बांट देते हैं कि ये था, हमें पता था। इसका मतलब है आपकी इतनी तैयारी है पोस्ट इंसिडेंट या पोस्ट ट्रॉमा की, इतनी तैयारी है कि आपको सब कुछ पता होता है, सब कुछ, और इतनी इंटेलिजेंस आपका फेलियर है कि सिर्फ 15 मिनट के गैप नहीं कवर कर पा रहे आप, और 15 मिनट पहले पता नहीं करा सकते आपके ये हुआ है, ये होने वाला है। इसका मतलब है तो ये दोनों तरफ से उन्हीं के लिए एम्बैरेसमेंट है, मेरा मानना ये है। बिल्कुल ऐसा ही है। सर, कौम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं चाहूंगा कि आपके जो कीमती वर्ड्स हैं पूरी कौम के लिए, वो जरा रिकॉर्ड हो जाएं। हुजूर, मैं बड़ा बोल नहीं, अल्लाह की ब्लेसिंग के बाद बाकी दोनों सर्विसेज से मैं बहुत रिस्पेक्टफुल हूं, लेकिन मैं क्योंकि ब्लू यूनिफॉर्म पहनी है, फाइटर जहाज उड़ाया, कुछ 3000 घंटे उड़े, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से एक छोटी सी कहना चाहूंगा कि स्लीप टाइट पाकिस्तान एयर फोर्सेज। वेरी गुड सर। अच्छा सर, मैं चाहूंगा जरा सा ये जो आपका बैज लगा हुआ है आपके चेस्ट के ऊपर, आपके फखर का निशान, जरा सा ये थोड़ा सा ऊपर करके दिखाएं इस कौम को कि ये देखें आप, ये जो फाइटर्स हैं और ये जो पाकिस्तान एयरफोर्स है, ये अगर इस वक्त इस मुल्क के अंदर है तो आप सुकून की नींद सो सकते हैं। मेरे जो व्यूवर्स हैं, सर थैंक यू वेरी मच कि आपने वक्त दिया और आपने पूरी ज़िंदगी अपनी लगाई है पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए। आप जैसे जवानों को और आप जैसे यूनिफॉर्म ऑफिसर्स को ये कौम कभी नहीं भूल सकती है, क्योंकि आप लोगों ने आज ये मौका दिया है कि जो पड़ोसी मुल्क है वो सुकून की नींद नहीं सो पा रहा है, कि कहीं ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के फाइटर जेट्स आ जाएं और घुस के हमें ले जाएं। थैंक यू फॉर हैविंग मी बिलाल, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बाकी सर, चाय के लिए, चाय का कप दिखाने के लिए बहुत शुक्रिया। ये पैगाम हमने दे दिया है इंडियन फाइटर्स को कि भाईजान, अच्छा वहां लड़ाई ये चल रही है कि मैं जाऊंगा, वो कह रहे हैं मैं जाऊंगा, आपस में लड़ने इसलिए देर हो गई कि चाय पीने मैं जाऊंगा ना, चाय इनको बड़ी पसंद है सर।
वेल थैंक यू वेरी मच सर। एक छोटे से वक्फे की तरफ जा रहे हैं व्यूअर्स, और वक्फे से जब वापस आएंगे तो ये जो चाय है ये आज कब भरता रहूँगा मैं, अभी खाली हो जाएगा फिर कब भरूंगा। आज हमने वो अम्मा बनाती थी हमारी ना, हम तो केतली के अंदर चाय बनाते थे, लेकिन कभी कभार ऐसा होता था कि घर में महफिल होती थी ना, शादी ब्याह का मौका होता था, ये सारे कजन्स ये सारे रिश्तेदार रुकने आते थे, तो हमारे यहाँ ये होता था पतीलों में चाय बनती थी ना, और दूध पत्ती चाय बनती थी। पानी का इस्तेमाल नहीं होता था कि पानी रोक दिया तुमने सिंतास मुआहदे से तो शायद चाय नहीं बना सकेंगे। अरे बच्चे हम तुम्हें कड़क दूध पत्ती चाय पिलाएंगे, और पानी भी इसलिए रोकने की धमकी दी है क्योंकि इंडियंस फाइटर्स को और इंडियंस को हमारी कड़क दूध पत्ती चाय बहुत पसंद है। इन्होंने कहा यार इसी बहाने कड़क दूध पत्ती चाय पीने का मौका मिलेगा, तो आप आए, सुकून से आए, जहाज गिराएं क्या, उड़ाना ही नहीं आता ना आपको, गिर जाएगा जहाज खुद ही, हम सेव कर लेंगे आपको ना, उठा के बिठा के चाय पिला के नहला धुला के। अम्मी तैयार करती थी ना, साइड की मांग निकाल के टीका लगा के और सुर्खी पाउडर लगा के बच्चा तैयार हो जाता है शाम में। आपको तैयार करेंगे शाम में और वापस आपके घर आपको वापस भेज देंगे। छोटा सा एक वक्फा है, वक्फे से वापस आएंगे, आज इसी पर बात होगी पूरा दिन।